नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। इस बुलेटिन में बात उन सभी बड़ी खबरों की होगी जो दिन भर सुर्खियों में रहने वाली हैं। यूपी में पोस्टर वॉर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। अब प्रयागराज में पोस्टर लगा है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। वहीं अब से थोड़ी देर में योगी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। कल ही मुख्यमंत्री योगी ने दिल्ली आकर पीएम मोदी को महाकुंभ में आने का न्योता भी दिया था। उधर कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर हिंदुओं को टारगेट किया। चरमपंथियों ने मंदिर में घुसकर लोगों पर हमला कर दिया। दिल्ली में छठ घाट पर राजनीति अगले राउंड में पहुंच चुकी है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी घाटों पर दावेदारी को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन दिल्ली की हवा जहरीली है और यमुना जहरीले झाग तले कहीं गुम सी है। बात महाराष्ट्र चुनाव की भी होगी। नामांकन वापसी में अब सिर्फ 4 घंटे का वक्त बाकी बचा है, लेकिन महायुति हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों खेमों की टेंशन बागियों ने बढ़ा रखी है। तो इन सभी बड़ी खबरों की बात होगी 11 बजे में, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली में यमुना के हालात की और छठ को लेकर के जो सियासत हो रही है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कृत्रिम घाट बनाकर पूजा की तैयारी है। शेख सराय के सतपुला पार्क में भी घाट बनाया जा रहा है, लेकिन इस घाट पर अब सियासी संग्राम छिड़ा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थित 2 समितियां पूजा करवाने का दावा कर रही हैं। दोनों ही पार्टियों के लीडर मैदान में हैं। एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी कर ली गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और सांसद संजय सिंह ने धरना शुरू कर दिया है। बांसुरी स्वराज परमिशन लेकर स्पॉट पर पहुंच गई। जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई। दोनों ही पार्टी के समर्थकों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी का आरोप है कि 17 साल से जन सेवा समिति छठ पूजा का आयोजन करवा रही है। हर साल परमिशन ली जाती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जानबूझकर इसे सियासी अखाड़ा बना दिया है। एक ही मैदान में अब 2 गुट जमकर आपस में टकरा रहे हैं, जबकि दोनों का मकसद एक ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी खुद इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची। दिल्ली के शेख सराय इलाके में छठ पूजा को लेकर घमासान मचा है, लेकिन आतिशी ने बीजेपी को घेरा और आरोप लगाया कि छठ पूजा के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी के सांसद और नेता जानबूझकर छठ पूजा को रोकना चाहते हैं। यह बड़ी बात कही गई सीएम आतिशी की तरफ से जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए पहुंची छठ घाट का। ये बाईं तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो घाट का निरीक्षण करने के लिए पहुंची थी कि घाटों पर किस तरह की तैयारियां, कल से छठ पूजा की शुरुआत हो रही है और उससे पहले राजनीति जो है वो जोरों पर है। एक तरह का सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आतिशी ने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का पूर्वांचली विरोधी चेहरा फिर से एक बार सामने आ गया है कि जिस तरह से ग्रेटर कैलाश के उस लोकेशन पे 8 साल से छठ की पूजा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पूजा को रोक रहे हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी को यही कहूंगी, छठी मैया सबकी है। वो आम आदमी पार्टी की नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वो सभी पूर्वांचली भाइयों बहनों की है, वो सभी दिल्ली वालों की है। तो छठ पर राजनीति ना करी जाए, छठी मैया की पूजा होने दी जाए, मेरा भारतीय जनता पार्टी से यही आग्रह है। तो दिल्ली में छठ को लेकर जबरदस्त सियासी बवाल मचा है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी उन्हें छठ घाट बनाने से रोक रही। देखिए क्या क्या एक दूसरे पर इल्जाम लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि छठ घाट बनाने से रोका जा रहा है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि बांसुरी स्वराज जो सांसद है वो षड्यंत्र कर रही हैं, साजिश कर रही हैं। तो बीजेपी की तरफ से पलटवार हुआ। आप लोगों को लड़ाना चाहती है, यानी आम आदमी पार्टी लोगों को लड़ाना चाहती है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने आकर के अपने गुंडों के साथ बाधा डाली, काम में रोड़ा अटकाने की कोशिश की। यह सब कुछ छठ पूजा के नाम पर हो रहा है। दिल्ली में यमुना मैली है, इसलिए अलग अलग इलाकों में कृत्रिम छठ घाट बनाए जाते हैं, लेकिन अब इन छठ घाटों पर भी सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी सरकार ने आरोप लगाया कि शेख सराय जगह में जहां पे वो छठ घाट बनाना चाहते हैं वहां पे बीजेपी इस समय छठ घाट नहीं बनने दे रही है। लेकिन फिलहाल बांसुरी स्वराज जी जो एमपी है वो हमारे साथ है। क्या है पूरा मामला मैम? आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमें छठ घाट नहीं बना देने। जरा दिखाइए जी। ये रहा छठ घाट ही बन रहा है। ये जो छठ घाट बन रहा था
एक बार जरा देखिए, आइए। नहीं नहीं, एक सेकंड। ये जो छठ घाट बन रहा था, इसमें अवरोध डाला है माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने। सिटिंग मंत्री होकर इतना ज्यादा सत्ता के मुंह में मदमस्त हो गए हैं कि यहाँ पर आकर रुकावट डाली, अवरोध डाला। चलती हुई जेसीबी से तो उन्होंने चाबी निकाल ली और यहाँ पे समिति के सदस्यों से जाकर उन्होंने बदतमीजी करी। ये रहा 23 सितंबर 2024 का ऑर्डर। ये परमिशन है जो डीडीए ने यहाँ पर जनसेवा समिति को दी है। मैं माननीय मंत्री जी को याद कराना चाहूंगी, मंत्री हैं, विधायक है, लेकिन कानून के ऊपर नहीं है। उनकी यदि नियत होती यहाँ पर पूजा कराने की तो डीडीए से परमिशन लेते। उन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, लेकिन अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए यहाँ पर पूर्वांचली समुदाय, सनातन संस्कृति और हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सौरभ भारद्वाज जी पूर्वांचली विरोधी, हिंदू विरोधी और सनातन विरोधी बन गए हैं। कि आम आदमी पार्टी के पास परमिशन नहीं थी। ये परमिशन जिस समिति ने ली गई उनको छठ घाट बनाने दिया जा रहा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी समर्थित दो समितियां आमने सामने हैं। जन सेवा समिति का दावा है कि 17 साल से वहां पर पूजा का आयोजन वो लोग करवा रहे हैं, लेकिन पूर्वांचली वोट के लिए आम आदमी पार्टी नेताओं ने बवाल खड़ा कर दिया है। डीडीए से बाकायदा परमिशन लेकर वो इस आयोजन को करवाते हैं, लेकिन इसमें खलल डालने की कोशिश की गई। वहीं आम आदमी पार्टी समर्थित जो छठ पूजा समिति है उसका दावा है कि 8 साल से वो पूजा करवा रहे हैं। बिना रोक टोक के पूजा चल रही थी। जानबूझकर चुनावी फायदा उठाने की कोशिश में बीजेपी ये सारा हंगामा कर रही है। मैं बांसुरी स्वराज को कहती हैं कि वो बहुत बड़ी हिंदू हैं। मैं उनको एक छोटी सी चुनौती दे रहा हूँ, बिल्कुल छोटी सी। अगर कोई हिंदू होगा उसके लिए कोई चुनौती है ही नहीं। ये मेरे सामने हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है भागवत गीता। बांसुरी स्वराज इस भागवत गीता पर हाथ रख के कसम खा जाए कि 8 साल से विश्वजीत झा और इनकी समिति यहाँ पे छठ पूजा नहीं कर रही। मैं और संजय सिंह जी अभी चले जाएंगे घर, हमें कोई लेना देना नहीं। क्या वो कसम खा सकती हैं? नहीं खा सकती हैं, क्योंकि वो झूठी हैं। वो आज राजनीति में आई अपनी माँ के नाम पे, परिवारवाद के नाम पे, और आते ही षड्यंत्र करने शुरू कर दिए। गांव के अंदर लड़ाई झगड़े डालने शुरू कर दिए, दलितों का रास्ता रोक दिया, रामलीला की परमिशन रोक दी, रामलीला वालों के ऊपर 15 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। अरे शर्म करो, कुछ तो अच्छे काम करो। ये काम के लिए आपको चुना गया है। क्या आरोप है उनका बताइए, क्या आरोप है उनका बताइए। कह रही थी कि घाट बन रहा है तो पूजा करने से किसी को नहीं रोका जाएगा, तो 2 घाट क्यों बनाए? मैं पूछना चाहता हूँ, बांसुरी स्वराज ये हमारे बाप दादाओं की जमीन है, बांसुरी स्वराज के बाप की जमीन है। दिल्ली में यमुना की हालात जो है वो बद से बदतर हैं। गंदगी का अंबार लगा है। प्रदूषित पानी में छठ व्रती पूजा के लिए मजबूर हैं। छठ पूजा शुरू करने से पहले नहाए खाए की विधि होती है। यमुना में जहरीला झाग बह रहा है और उसी बीच छठ व्रती उसमें डुबकी लगाएंगी। ऐसे में सवाल यह है कि छठ घाट को बनाने के लिए आखिर ये कैसी जंग चल रही है। हर कोई छठ घाट बनाना चाहता है, लेकिन यमुना की सफाई पर अब तक चुप्पी क्यों है? यमुना नदी में 12 फीट तक ऊंचा झाग का पहाड़ सा नजर आता है, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं है। ये तस्वीरें आप देखिए। छठ पर्व से पहले शुद्धिकरण की प्रक्रिया की जाती है, यानी एक पवित्र नदी में डुबकी लगाई जाती है, स्नान किया जाता है। उसके बाद छठ की सामग्री की खरीदारी की जाती है, पूजा सामग्री खरीदी जाती है। लेकिन ये जो लोग इस नदी में डुबकी लगा रहे हैं, ये नदी नहीं नाला है, एक जहरीला पानी है जो इनकी तबीयत और खराब कर सकता है छठ से पहले। लेकिन लोग मजबूर है, आस्था के आगे, अपनी श्रद्धा के आगे, अपनी सेहत को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं। हालांकि इस नदी में नहाना बैन है, क्योंकि ये पानी इतना जहरीला है कि अगर आप इसमें अपना हाथ डालते हैं तो आपको रैश हो सकते हैं। अगर आपने इसमें स्नान कर लिया तो कई बीमारियां आपको घेर लेंगी। कुछ महिलाएं यहाँ पे हैं जो यहाँ पे नहाने के लिए आई है। ये पानी बहुत गंदा है, आप इसमें डुबकी लगाएंगे, ये महिलाएं नहा रही हैं, लेकिन ये आपकी तबीयत को खराब कर सकता है। वो तो कर सकता है, पर इसके बगैर नहाए बगैर हमारा छठ पर्व भी नहीं हो सकता है ना। ये जरूरी है ना इसमें स्नान करना, चाहे तबीयत खराब है या कुछ भी हो, नहाना तो पड़ेगा ही। ये जरूरी है। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है। आपको अभी कुछ महसूस हो रहा है, बदबू वगैरह? हाँ, बदबू तो आता है।
मधुआ भी आप इसमें नहाने गए? क्या करें, नहाएगा ना तो छठ पूजा कैसे करें? नहा ये हो रहा ना कि उधर नहीं जा पाए, टाइम नहीं मिला, उधर भी देखा भी नहीं था मुझे सबको, इसलिए यहाँ देखा तो आगे है ना, इसलिए यहाँ पहली बार आए हो आप? नहीं आया तो कितना बार आते रहते हैं। हाँ। छठ पूर्वांचल के लोगों के लिए महापर्व है। आपने छठ के मौके पर दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों से बिहार की तरफ जाने वाले रेलवेज की ट्रेनों की भीड़ देखी होगी। आप समझिए कि ये जो तमाम महिलाएं आपको दिख रही थीं, छठ व्रतियां, नहाए खाए का जो तरीका है, जो विधि है, उसके लिए उनका इस नदी में नहाना जरूरी है। लेकिन ये नदी, ये यमुना नदी किस हाल में है, ये पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं। ये जहरीला झाग इस नदी के वजूद को एक तरीके से खत्म कर रहा होता है, लेकिन ये छठ व्रतियां मजबूर हैं इसी जहरीले झाग वाले पानी में जाकर नहाने के लिए। और छठ के नाम पर जो तमाम सियासी पार्टियां आपस में एक दूसरे से संग्राम, एक तरह की लड़ाई में है, वो इस नदी को साफ करने की बात नहीं कर रही। बहरहाल अब बात महाराष्ट्र की, जहां नामांकन वापस लेने की डेडलाइन खत्म होने में अब सिर्फ 4 घंटे का वक्त बाकी बचा है। इस बीच बीजेपी को एक बड़ी कामयाबी मिली। बोरीवली सीट से बीजेपी के बागी उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उन्होंने ये फैसला किया है। तो बोरीवली से जो नामांकन भरा था वो वापस लेने के लिए तैयार हैं और उन्होंने ये देवेंद्र फडणवीस से गोपाल शेट्टी ने मुलाकात की और उसके बाद नामांकन वापस लेने का फैसला किया है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों खेमों के लिए बागी जो हैं एक बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। सिर्फ 4 घंटे का वक्त बाकी बचा है नाम वापस लेने में और अभी तक बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया। हालांकि एक चेतावनी भी बीजेपी की तरफ से दी गई है कि अगर नाम वापस नहीं लिया गया तो कड़ी कार्रवाई भी होगी। और दोपहर 12 बजे शरद पवार के घर जाएंगे उद्धव ठाकरे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, बागियों के नामांकन वापस लेने को लेकर के चर्चा होगी। उद्धव ठाकरे और शरद पवार की मुलाकात होगी। शरद पवार के घर पर यह मुलाकात होनी है। खुद उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर आई है। गोपाल शेट्टी जो बोरीवली से जिन्होंने नामांकन भरा था, उन्होंने नामांकन वापस लेने का फैसला कर लिया है और यह फैसला देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात के बाद उन्होंने लिया है। 90 लड़ेंगे या 105 लड़ेंगे, यह हमारा मकसद नहीं है। हम महाविकास आघाड़ी है और महाविकास आघाड़ी बनकर लड़ेंगे। आज शाम तक पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ने उम्मीदवारी अर्ज नॉमिनेशन फाइल किया है वो पीछे लेंगे। तो बागियों के मसले पर चर्चा के लिए उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर जाने वाले हैं और 12 बजे बैठक होगी, मुलाकात होगी और बागियों को कैसे समझाया जाए, कैसे उनको मनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। देखिए, भाई खला से महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच तो टक्कर है ही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी से ही दो उम्मीदवार हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से मनोज जाम सुतकर हैं, जबकि मधु चौहान कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है। अब इस एक सीट पर सिंगल कैंडिडेट होना चाहिए था महायुति का, यहां पर महायुति आपस में टकरा रही है। ये सांगोला का संग्राम है, देखिए आप। और यहां भाई MVA आमने सामने है, यानी महाविकास अघाड़ी, और इसमें भी UBT और PWP का मामला फंसा हुआ है। दीपक सालुंखे और बाबा साहब देशमुख, ये दो उम्मीदवार महाविकास अघाड़ी से हैं और दोनों के बीच अभी तक पेच फंसा हुआ है कि यहां पर कौन विड्रॉ करेगा। अब ये भिवंडी वेस्ट की सीट के में भी देखिए आप, यहां भी इंडिया गठबंधन जो है वो आपस में ही उलझे पड़े हैं। यहां पर कांग्रेस की तरफ से दयानंद चोरगे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने रियाज आजमी को टिकट दे रखा है। अबू आसिम आजमी बार बार ये बात कहते रहे कि जहां हम जीतने के कैपेबल हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हमें महाविकास अघाड़ी जो है वहां पर हमें मौका देगी। दिनेश मौर्य इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अभी हमने एक बड़ी खबर दर्शकों को बताई है कि आज दोपहर 12 बजे शरद पवार से मुलाकात करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे और यही बागियों के मुद्दे पर बातचीत होनी है। कितनी उम्मीद है इस बात की कि जो बागी उम्मीदवार हैं वो अपना नाम वापस ले लेंगे? देखिए, करीब महाविकास आघाड़ी का कहना है कि 70% बागी जो है वो लगभग राजी हो चुके हैं। नामांकन कुछ लोगों ने पीछे भी ले लिया, लेकिन अब भी कुछ सीटें ऐसी है जहां पर बात नहीं बन पाई और यही वजह है कि इन बागियों के मुद्दे पर अब सीधा जो वरिष्ठ नेतृत्व है, सीनियर लीडर्स है महाविकास आघाड़ी के, वो खुद
आगे बढ़कर प्रयास करें ताकि इन बागियों को मना लिया जाए, क्योंकि अगर बागियों को नहीं मनाया जाता है तो इन सीटों पर पार्टी को नुकसान हो सकता है, गठबंधन को नुकसान हो सकता है। क्योंकि एक तरफ महायुति ने अपने लगभग सभी बागियों को मना लिया, कुछ एक सीटों को छोड़ दिया जाए, और खुद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे बात कर रहे, लेकिन अब तक महाविकास आघाड़ी में इस तरह का कोई प्रयास नहीं हो रहा था। सेकेंड रैंक के जो लीडर्स है वो बात कर रहे थे, लेकिन अब टॉप लीडरशिप खुद फ्रंट फुट पर आकर इन तमाम बागियों को मनाने का प्रयास करिए ताकि कम से कम उन्हें नुकसान यहाँ पर हो। क्योंकि इन बागियों के अलावा भी कई सारे और निर्दलीय जो नेता है उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, और वोट बंटवारा अगर होता है तो जहाँ पे जीतने की संभावनाएं हैं वहाँ पे उन्हें नुकसान हो सकता है। और इसी को रोकने के लिए अब जो है खुद उद्धव ठाकरे जा रहे हैं सिल्वर ओक, वो बात करेंगे। साथ ही में कांग्रेस के जो बड़े नेता है महाराष्ट्र के, वो भी उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो प्रयास पूरा यही है कि आखिरी जो करीब 3.5 घंटे बचे हैं, इन 3.5 घंटों में किसी तरह से तमाम बागियों को मना लिया जाए ताकि कम से कम नुकसान चुनाव में हो। जी दिनेश, गोपाल शेट्टी ने जाकर के मुलाकात की देवेंद्र फडणवीस से, और मुलाकात के बाद ये फैसला किया कि वो अपना नामांकन वापस लेंगे। अभी गोपाल शेट्टी के बाद और कितने लोग हैं ऐसे जिनको नामांकन वापस लेना है और जिसका दबाव जो बीजेपी चाहती है? देखिए, बीजेपी चाहती जो सबसे बड़ा नाम है वो है माहिम विधानसभा सीट का। इस सीट से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में हैं। सदा सरवणकर को मनाने का प्रयास उच्चतम स्तर से किया जा रहा है, लेकिन सदा सरवणकर मानने के लिए तैयार नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने उन्हें मनाने का प्रयास किया, तब भी नहीं मान रहे। एकनाथ शिंदे खुद सदा सरवणकर के साथ 2 बार बैठक कर चुके हैं, लेकिन लगातार दलील यही दी जा रही है सदा सरवणकर की तरफ से कि जनता का काफ़ी दबाव है, वो चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं और इसी वजह से मुझे इस मैदान में रहना है। और अगर एमएनएस चाहती है कि मैं अपना नामांकन पीछे ले लूं तो जितने भी महायुति के सामने पूरे महाराष्ट्र में करीब 200 से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े किए एमएनएस ने, वो सभी अपने उम्मीदवारों को पीछे ले ले और उसके बाद ही मैं अपना नामांकन पीछे लूंगा। इस तरह का दावा जो है, दलील जो है, वो सदा सरवणकर की तरफ से की जा रही है। तो ये एक सबसे बड़ी सीट है जहां पर झुकने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी प्रयास हो रहा है महायुति की तरफ से कि किसी तरह से सदा सरवणकर को मनाया जाए। आखिरी 3.5 घंटे है, उम्मीद देखा महायुति को लग रहा है कि अब भी शायद थोड़ा वक्त है जब वो मना सकते हैं, लेकिन अभी सदा सरवणकर पर है कि वो मानते हैं या फिर नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। इंतजार करते हैं कि अगले कुछ घंटों में क्या बड़ी खबर आती है। महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही खेमों में जो बागी हैं वो सिरदर्द बने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब रुख उत्तर प्रदेश का करते हैं, जहां पर उपचुनाव के बीच पोस्टर वॉर चल रहा है। खासतौर पर बटोगे तो कटोगे का नारा इन दिनों सियासत का सेंटर बन चुका है। और इन सब के बीच अब वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े युवा मोर्चा कार्यकर्ता की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया जिसमें बटोगे तो कटोगे के साथ बांग्लादेश की घटना का जिक्र किया गया। पोस्टर में लिखा है कि हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। वाराणसी के लंका क्षेत्र में बीएचयू सिंह द्वार के ठीक सामने यह पोस्टर लगा है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है, हिंदू जाति में बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा कटेंगे। सूबे में उपचुनाव होने, आप बेहतर जानते हैं, बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग चल रही है। सीएम योगी के बटोगे तो कटोगे वाले नारे के बाद से पोस्टर वॉर चल रहा है। अलग अलग पोस्टर के जरिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हुंकार भर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है, मतदान होना है। इसके अलावा महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर पोस्टर वॉर चल रहा है। अपने नेता के समर्थन में कार्यकर्ता अलग अलग नारों के साथ पोस्टर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कुछ पोस्टर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। पोस्टर के माध्यम से लोगों को मैं सनातनी भाई बंधुओं को, हिंदू भाइयों को मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप लोग जाति में बटेंगे तो जैसा कि आप लोग बांग्लादेश का तख्ता पलट आप लोगों ने देखा, हिंदू भाइयों पे किस प्रकार से अत्याचार हुआ है वो हम लोगों से कहीं छिपा नहीं है। तो इस प्रकार से मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आप सभी लोग एकजुट होकर रहें, जाति पाति में मत बटें। एक तरफ वाराणसी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाया है तो दूसरी तरफ लखनऊ में एक बार फिर सपा दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में लिखा है 2024 के जननायक, 2027 के महानायक। इससे पहले भी समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे का पोस्टर लगाया था। समाजवादी पार्टी ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए संग रहेंगे का नारा वाला पोस्टर चिपकाया था। दरअसल सीएम योगी ने बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए लोगों से एक रहेंगे, नेक रहेंगे की अपील की थी।
और अब बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अब से थोड़ी देर बाद यूपी कैबिनेट की बैठक होनी है। इस दौरान कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। यूपी में 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। उपचुनाव की गहमागहमी के बीच योगी कल दिल्ली आए थे, जहां योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। दोनों नेताओं से आखिर योगी ने क्यों मुलाकात की, इस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि उन्होंने पीएम मोदी और जेपी नड्डा को प्रयागराज महाकुंभ का न्योता दिया है। प्रयागराज में अगले साल महाकुंभ का आयोजन होना है। और इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां विधानसभा में के सत्र की शुरुआत हुई है और शुरुआत के साथ ही जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। आर्टिकल 370 को लेकर के विधानसभा में हंगामा हो रहा है। पीडीपी ने 370 की वापसी पर प्रस्ताव मंजूर करने की मांग की है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर की तस्वीरें, जहां पर इस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ है। आर्टिकल 370 को लेकर के विधानसभा के अंदर ये हंगामा हुआ है। पीडीपी ने 370 की वापसी पर प्रस्ताव मंजूर करने की मांग की है। और इन तस्वीरों से कम ये साफ हो रहा है कि वॉकआउट जैसी स्थिति बन रही है। जबरदस्त हंगामा हुआ है जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर 370 को लेकर के।